हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम लोग लॉज ऑफ मोशन के डीपीपी 4 के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ अवेलेबल है। उसका जो डीपीपी हम लोग देते हैं वो अवेलेबल है, प्रिंट आउट आप उसका ले सकते हैं और अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। डीपीपी हमेशा जब भी आप वीडियो लेक्चर कोई देखें तो उससे पहले एक बार अपने आप जरूर ट्राई करें, ये बहुत जरूरी चीज है। तो शुरू करते हैं डीपीपी 4 का पहला सवाल। डीपीपी 4 का जो पहला प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू बॉडीज एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग फॉर एन अरेंजमेंट शोन इन द फिगर एंड assume दैट द प्लेन एंड द सरफेस ऑफ द ब्लॉक आर स्मूथ एंड द पुली इज फ्रिक्शनलेस। मुझे याद है मैंने लास्ट जो डीपीपी का सोल्यूशन आप लोगों को दिया है उसमें मैंने एक मूवेबल पुली का केस दिया था और मैं इसको रेफर भी कर रहा था इस वाले क्वेश्चन को। जब भी आपके पास एक ऐसा अरेंजमेंट हो जिसमें दो पुलीज हो और दो अलग अलग मासेस हो तो उनकी एक्सेलरेशन कभी भी सेम नहीं आएगी। जैसे कि मान लीजिए इस मास की एक्सेलरेशन अलग आएगी, इस मास की एक्सेलरेशन अलग आएगी। लेकिन अगर ये एक ही पुली से कनेक्टेड है और उसमें एक ही रस्सी बंधी हुई है तो यानी कि उस केस में इन दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। तो मान लेते हैं कि नीचे जाएगा, मैं एज्यूम कर लेता हूं चले, तो मान लेता हूं मैं ये नीचे जाएगा और ये ऊपर आएगा और इन दोनों का जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो दोनों का ए ही होगा। ये मैं मानकर चल रहा हूं कि एक्सेलरेशन दोनों की क्या सेम होगी, बिकॉज अगर एक ही पुल्ली है और एक ही स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन हमेशा सेम होता है। अगर ये वाला मास किसी और पुली से कनेक्टेड होता और वो पुली इससे कनेक्टेड होती तो दोनों की एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकती थी, जो मैंने आपको पीछे जो क्वेश्चन कराया डीपीपी 3 का क्वेश्चन मैंने कराया। खैर सवाल क्या है, सवाल इसमें यह है कि साहब एक तो इन्होंने बता रखा है कि ये स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस पुली है, हमें बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगी बॉक्स की और टेंशन क्या होगी स्ट्रिंग के अंदर। तो टेंशन भी मार्क कर लेते हैं बच्चों, यहां पे टेंशन यहां होगी, यहां पे टेंशन यहां होगी और सबको पता है टेंशन इज नथिंग बट इट इज अ फोर्स इन द स्ट्रिंग। वो रस्सी में होने वाला तनाव है और वो हमेशा अवे फ्रॉम मास होता है, यानी इसके लिए ऊपर होगा, इसके लिए ऊपर होगा, यहां होगा। और ये जो एक सिंगल स्ट्रिंग है, सिंगल स्ट्रिंग में सिर्फ सिंगल ही टेंशन होती है, इसमें एक ही टेंशन होती है। खैर दूसरी चीज यहां पे लगेगा एम जी, एम की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू जी यानी कि जी। सिमिलरली यहां पे क्या है 3 किलोग्राम का मास, तो नीचे कितना फोर्स लगेगा, ग्रेविटी कितनी लगेगी, लगेगी 3g। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास इसके कंपोनेंट्स हैं, ये एंगल थीटा 30 डिग्री ही होगा, ये एंगल थीटा कितना होगा 30 डिग्री ही होगा, यानी यहां वाला जो कंपोनेंट है वो बन जाएगा कितना 3g cos 30 डिग्री और यहां बन जाएगा क्या 3g sin 30 डिग्री। ये जो मैंने बनाया है एक्चुअल अगर आप ध्यान से समझो तो ये फ्री बॉडी डायग्राम है, लेकिन मैं कभी भी ये फ्री बॉडी डायग्राम शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। मैं सारे वेक्टर्स उस पर ड्रॉ कर देता हूं और उसके बाद में उसकी इक्वेशन बना लेता हूं। मैं दोबारा से आज की क्लास में आपको बताता हूं कि इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं, ध्यान लगाइएगा। सबसे पहले मैं लगा लेता हूं फॉर 1 किलोग्राम मास, फॉर 1 किलोग्राम मास, 1 किलोग्राम वाला जो मास है उसके लिए इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका होता है बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसकी एक्सेलरेशन ए है, नीचे की तरफ है तो इसको लिख लिया मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू। अब एक्सेलरेशन के सेम डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस देखो कौन कौन से हैं, तो वो दिख रहा है सिर्फ कौन सा है, वो जी वाला है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है बेटा, यहां पे जी यहां पे पूरा फोर्स है। हाँ जी का मतलब वैसे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी होता है, बिकॉज मैंने यहां पे m इंटू जी लगाया होगा, m की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू जी आया होगा, तो इसलिए जी है। तो जो फोर्स है नीचे लगने वाला वो कौन है, जी है। तो जो भी फोर्स, सबसे पहले हमने क्या लिखा ma लिख दिया, सही है, हमने क्या लिख दिया ma लिख दिया। ma की जगह मैं a लिख सकता हूं सिंपली। क्यों लिख सकता हूं सर ए, बिकॉज m की वैल्यू तो कितनी है 1 है। तो m इंटू a बराबर एक्सेलरेशन की सेम डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको पॉजिटिव ले लो, यानी कि जी क्या हो गया हमारा पॉजिटिव हो गया, जी क्या हो गया हमारा पॉजिटिव हो गया। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या होगा नेगेटिव होगा, यानी माइनस ऑफ टी ले लो। तो ये जो मेरी इक्वेशन बनी है बच्चों यही सब कुछ है, बिकॉज अगर आपने इक्वेशन ड्रॉ कर ली, आपने इक्वेशन बना ली इस डायग्राम को बनाने के बाद, तो आपका क्वेश्चन तो खत्म हो ही गया। दोबारा सुन लो इस वाले की हेल्प से कि अगर मैं बात करूंगा फॉर 3 किलोग्राम मास, 3 किलोग्राम वाले मास की इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, तो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी क्या होगा 3 इंटू ए, 3 इंटू ए बराबर किसके। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स देखो कौन सा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है कौन सा
टी, तो यहां जाएगा टी माइनस ऑफ व्हाट, अपोजिट में कौन लग रहा है बेटा, ये लग रहा है 3g साइन 30। सबको पता है साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो ये बन गया 3a इज इक्वल टू टी माइनस 3g/2। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। मुझे सिर्फ इक्वेशंस ऑफ मोशन बनानी नहीं चाहिए। वंस वी फैब्रिकेट दिस इक्वेशंस, उसके बाद बड़ा सिंपल सा तरीका है, इन दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करूं यार, एक तो ए निकालना है और एक टी निकालना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देता हूं। तो जब मैं इनको ऐड करता हूं तो ऐड करने पे ये क्या कर देंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो कितना बनेगा, a प्लस 3a कितना हो गया 4a इक्वल्स टू g माइनस कितना आ गया, ये आ गया 3g अपॉन में 2, g माइनस 3g अपॉन में 2 कितना आ गया, एक्सेलरेशन 4a इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 2g माइनस 3g डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से निकल कर आया क्या, 4a इक्वल्स टू माइनस ऑफ g/2, यानी a की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ g/8। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई, g/8 माइनस का g/8। अच्छा, g की वैल्यू यहां पे लेने के लिए कुछ बोला नहीं है, तो अपन 9.8 ही लेते हैं, 10 तब लेना जब बता रखा हो, ठीक है ना। तो कितना आ गया, माइनस ऑफ 9.8 डिवाइड बाय 8, और इसकी वैल्यू सॉल्व करके आती है 1.225 माइनस का ऑफ कोर्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सर ये कि सर ये माइनस क्या है, माइनस अगर आपका एक्सेलरेशन आ गया तो बच्चों समझ लेना कि यहां जो हमने एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ली है वो एक्चुअली ऊपर ना आके नीचे की तरफ आ रही होगी। इसका मतलब इस केस में हमारा 3 किलोग्राम का मास नीचे जा रहा होगा और ये जो 1 किलोग्राम का मास है वो ऊपर जा रहा होगा। तो माइनस अगर आप लोगों ने लिख दिया, इक्वेशन आपने ऐसे बना दी है, तो उसको स्पेसिफाई कर देना कि द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज जस्ट अपोजिट एज शोन इन द डायग्राम। तो नेगेटिव साइन यहां लिख भी देता हूं ना, मैं यहां लिख देता हूं कि नेगेटिव साइन क्या है बच्चों, नेगेटिव साइन सिग्निफाइज व्हाट, नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट डायरेक्शन ऑफ ए इज अपोजिट टू as shown in the diagram, opposite to that as shown in the diagram। तो जो डायग्राम में आपको बना रखा है उसके जस्ट अपोजिट होने वाला है ये नेगेटिव साइन है। वरना मैग्नीट्यूड तो सही है सर, सिंपल आ गया। ए का मैग्नीट्यूड क्या रखोगे, ए का मैग्नीट्यूड रख दोगे, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 1.225 यानी कि g अपॉन में 8 माइनस का मतलब समझ में आ गया। अब बात आती है कि सर आपको टेंशन निकालने, तो कुछ नहीं करना आपको, बस इसको उठा के यहां पुट कर देना, दैट्स इट। जब आप ए को उठा के यहां पुट कर दोगे टेंशन निकल जाएगी। मैं टेंशन का सिद्धांत से बता देता हूं, टेंशन की वैल्यू आएगी 11.025 न्यूटन। सिंपल है सर, मैथ ही तो है बस बचा हुआ। आप ए को उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 11.025। इजी क्वेश्चन है। अगला सवाल शुरू करेंगे इसके बाद। अगला सवाल लेते हैं जी, प्रॉब्लम नंबर 2। इसमें लिखा है सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 blocks as shown on the figure moves over a horizontal smooth surface when a horizontal force of 10 Newton is applied on it, find the tension in the connecting string and the acceleration of the system। ये भी हमारी बात लास्ट क्लास में हुई है कि जब कोई पुली ना हो, कोई सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोई हॉरिजॉन्टल सिस्टम आपको दे रखा हो, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, आप उस स्थिति में एक कॉमन एक्सेलरेशन ले लेंगे, बिकॉज सारे मासेस की एक्सेलरेशन एक ही होगी, सारे के सारे मास एक ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होंगे इन द डायरेक्शन सेम एज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी कि सारे के सारे मासेस इधर मूव कर रहे होंगे विद एक्सेलरेशन ए। तो जो एक्सेलरेशन ऑफ कंबाइंड सिस्टम है बच्चों, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, यहां लिख देता हूं मैं एक्सेलरेशन ऑफ कंबाइंड सिस्टम, है ना। कंबाइंड सिस्टम का मतलब हो गया सब के लिए एक ही है यार। उसकी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है नेट फोर्स जो भी आपने लगाया डिवाइड बाय समेशन ऑफ मास। समेशन ऑफ मास का मतलब क्या है, समेशन ऑफ मास का मतलब है कि आप टोटल मास यहां पे क्या कर रहे हैं, टोटल मास आप यहां पे ले लेंगे। अब टोटल मास यहां पे मैं ले रहा हूं, टोटल मास टोटल मास के लिए आपको दिख रहा है टोटल मास कितना है, यहां पे टोटल मास है यहां पे 2 और यहां पे है 2, दोनों 2 हैं क्या, हाँ दोनों 2 ही हैं, चलो कोई नहीं। तो मैं इन दोनों की वैल्यूज यहां पे डाल देता हूं। ए इक्वल्स टू कितना आ गया 10 अपॉन में 2 प्लस 2 यानी 10 अपॉन में 4 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन आ गई इसकी वो आ गई 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप क्या एक काम करें, आप इस वाले मास के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन बना लें। तो क्या बनेगा, तो भैया
एक्सेलरेशन इस तरफ है और मास इसका 2 है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी इसके लिए? तो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी बच्चों 2a बराबर, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर क्या, उसके बाद इसकी सेम डायरेक्शन वाला फोर्स पॉजिटिव यानी कि F माइनस टेंशन यहां पे लग रही है, मान लीजिए क्या T, यहां पे भी लग रही है टेंशन T, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ T। सही है, तो यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको पता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है यहां पे 10/4 इक्वल्स टू F की वैल्यू क्या है? F की वैल्यू है 10 माइनस ऑफ T की वैल्यू मुझे निकालनी है, कितना आ गया? ये 2 हो गया, ये आ गया 5, तो T इक्वल्स टू कितना आ गया? 10 माइनस 5 यानी कि 5 न्यूटन। तो टेंशन की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई? 5 न्यूटन। तो दोनों आंसर आ गए सिंपल। एक लॉजिक जो है, देखो मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि क्वेश्चन को बस ऐसे मत देखो, क्वेश्चन को बस ऐसे मत देखो कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को ऐसे देखो कि ऐसा क्वेश्चन एक और आएगा जो कि अलग होगा, थोड़ा सा कुछ ट्विस्टेड होगा, उसको कैसे सॉल्व करना है वो देखना जरूरी है। आप हर न्यूमेरिकल को बस ये मत देखा करो कि ये न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में आ जाएगा तो मुझे कैसे सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल एग्जाम में वो आएगा जो आपने देखा नहीं होगा। अगर ये सोच करके आप लोग अपना क्वेश्चन करोगे, कोई भी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करोगे, तो आप लोग सक्सीड ही करोगे। ठीक है जी। तो यहां पे प्रॉब्लम नंबर 2 में एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2.5 और टेंशन की वैल्यू आ गई 5 न्यूटन। ठीक है जी, अगला सवाल ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देख रहे हैं तो अगेन वो सेम लॉजिक पे बेस्ड है, कनेक्टेड मोशन पे बेस्ड है। ये वाला प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 3 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो एक मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को बिना पॉज किए एटलीस्ट आप यहां पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके मुझे बताएं। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि यहां पे जो मासेस हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हैं। यहां पे 3 मासेस हैं, M1 और M2 को एक रस्सी ने बांधा हुआ है, उसमें टेंशन T1 दे रखी है। M2 और M3 को एक रस्सी ने बांधा हुआ है जिसमें टेंशन T2 दे रखी है। और M3 पे हमने एक फोर्स लगाया जिसकी वैल्यू क्या, F रख लेते हैं वैल्यूज। फोर्स की वैल्यू यहां पे दे रखी है हमें कितनी, फोर्स की वैल्यू यहां पे दे रखी है हमें कितनी, 50 न्यूटन। तो ये लिख लेता हूं मैं 50 न्यूटन। इसमें टेंशन T2 है तो इस वाले मास के लिए टेंशन T2 इधर होगी और इस वाले मास के लिए टेंशन T2 इधर होगी। इसमें टेंशन है T1 तो इस वाले मास के लिए टेंशन T1 इधर होगी और इस वाले मास के लिए टेंशन T1 इधर होगी। एक्सेलरेशन जो होगी वो सिस्टम की कंबाइंड होगी। अच्छा, M1 का मास दे रखा है यहाँ पे 5 किलो, मैं लिख लेता हूं 5 किलो, ये दे रखा है 10 किलो और इधर रखा है 15 किलो। सो लेट्स सॉल्व दिस। एक्सेलरेशन ऑफ कंबाइंड सिस्टम कैसे निकालूंगा? तो एक्सेलरेशन ऑफ कंबाइंड सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ कंबाइंड सिस्टम, तो एक्सेलरेशन ऑफ कंबाइंड सिस्टम क्या आएगा बच्चों? एक्सेलरेशन ऑफ कंबाइंड सिस्टम आएगा A इक्वल्स टू F अपॉन में समेशन ऑफ मास, F यानी कि टोटल फोर्स अपॉन में समेशन ऑफ मास। समेशन का मतलब क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में बार बार लिख रहा हूं, समेशन का मतलब होता है बच्चों सारे मासेस का अपन सम कर दें। तो सारे मासेस का सम किया, कितना आ गया? फोर्स की वैल्यू कितनी है? 50 डिवाइड बाय समेशन ऑफ मास। इसका मास हो गया 5, ये हो गया 10 15, 15 और 15 30 यानी कि 30, यानी कि आ गया 5 अपॉन में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एवरी मास M1 M2 M3 they all are moving in the same direction of applied force and the acceleration is what 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक पार्ट तो निकल गया, उन्होंने से मांगा तो जरूर होगा, क्या इसने एक्सेलरेशन मांगा ही नहीं था क्या? वैसे टेंशन निकालने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए लेकिन उसे मांगा नहीं था। चलो ठीक है, टेंशन T1 और T2 में निकालना है। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं इसमें और एक बार इक्वेशन मोशन लगा लेंगे इसमें, ठीक है ना? एक बार इसमें लगा लेंगे, इसमें लगा लेंगे। तो लिख लेता हूं फॉर M1 के लिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं। सबको पता है कि इसकी एक्सेलरेशन इधर ही है और वो कितनी है? 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो M1 इंटू ए, M1 कितना है? 5, तो 5 इंटू ए, 5a बराबर, याद है 5a बराबर किसके बराबर? 5a बराबर जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स है वो पॉजिटिव, उसके जो अपोजिट में है तो वो नेगेटिव। खैर इस क्वेश्चन में अपोजिट में तो कोई फोर्स है ही नहीं, सिर्फ यहां पे T1 ही है, तो लिख दिया 5a इक्वल्स टू T1, यानी T1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 5/3, यानी कितना आ गया? 25/3 न्यूटन, 25/3 न्यूटन। ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास आ गई टेंशन T1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इक्वेशन, इसकी बात कर लेते हैं। तो मैं लगा रहा हूं फॉर मास M3, मास M3 के लिए लगा लेते हैं।
मास m3 के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, m3 इंटू ए, यानी कि 15 इंटू ए, तो ये आ गया 15 इंटू ए बराबर किसके, जो उसके सेम डायरेक्शन में फोर्स है उसको पॉजिटिव, यानी कि 50 पॉजिटिव हो गया, 50 माइनस उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में सिर्फ है T2, तो माइनस ऑफ T2 यहां पर लिख लिया। सही है, वैल्यूज डाल देते हैं, तो आ गया 15 इंटू ये आ गया ए की वैल्यू कितनी है 5/3 इक्वल्स टू 50 माइनस T2, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई 50 माइनस 75/3, यानी ये आ गया 150 माइनस 75/3, और T2 की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी, ये तो कुछ अजीब सी आ गई 150 तो 75/3 सही तो आया, यह है हमारा T2, हाँ ठीक तो है, 3 दूनी 6, नहीं 75 से कहां कटेगा, कुछ गड़बड़ है, देखने दें एक बार। सही तो है, T1 की वैल्यू 25/3 बिल्कुल सही है, T2 की वैल्यू 15A बराबर 50 माइनस T2, ठीक लिखा है भाई, 15A की वैल्यू 5/3, 15 पंजे 75, तो 75/3, T2 से लगे आ तो 50 माइनस 75, 150 माइनस 75, 75/3, ठीक तो कर रहा हूं, क्या हो गया 3 दूनी 6 और 5 15 25, सही तो था, क्या हो गया मुझे, ठीक है जी कोई नहीं, 25 न्यूटन इसका सही आंसर है, ठीक है नोट कीजिए। चलिए तो अगला सवाल शुरू कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा है ये क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, देखो मैंने अभी लास्ट क्लासेस में आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी बताया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुनते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है कि प्यार कभी मरता नहीं, और ये जो सारी कंजर्वेशन की थियरीज होती हैं ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होती हैं जब होती हैं तन्हाई। तन्हाई मतलब आइसोलेशन, यानी आपका बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं है, यानी कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। आइसोलेशन का मतलब होता है बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। कोई भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन कोई भी हो, चाहे वो एनर्जी का हो, चाहे वो लीनियर मोमेंटम का हो, किसी भी प्रकार का कंजर्वेशन हो, वो सिर्फ तब तक वैध है, वो तब तक वैलिड है जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगाए, बाहर से कोई इंटरेक्शन ना हो। इसको बोलते हैं आम भाषा में तन्हाई, यानी कि बाहर से कुछ नहीं, इंटरेक्शन है, सब जीरो है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद है क्या बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि प्यार कभी नहीं मरता। क्या होता है, वो एक से होता है, फिर दूसरे से होता है, फिर तीसरे से होता है, और हमेशा उतना ही होता है जितना पहले हुआ था। रीजन क्या है, बिकॉज वो सिर्फ ट्रांसफर हुआ है। एनर्जी कभी भी मरती नहीं है, वो क्या होती है, बस ट्रांसफर होती है। इसी प्रकार से जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो कहता है कि टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, वो बस आपस में एडजस्ट हो रहा होता है। वो आपस में क्या हो रहा था, बस एक एडजस्टमेंट हो रही होती है कि हाँ पहले मोमेंटम जीरो था, अभी मोमेंटम जीरो करना। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए बोट है और उस बोट से एक आदमी यहां पे जंप करता है, तो मान लीजिए इनिशियली बोट रुकी हुई है, आप भी रुके हुए हो, तो टोटल मोमेंटम कितना है, जीरो है सर। टोटल मोमेंटम कितना है, जीरो है। अगर ये आदमी कूदे v वेलोसिटी से, मान लीजिए इसका मास m है, बोट का मास कैपिटल M है, मान लीजिए ये m मास का आदमी v वेलोसिटी से ये बाहर कूदे, तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम कितना आ गया, ये आ गया सर mv। तो पहले मोमेंटम कितना था, जीरो था, अब मोमेंटम इधर आ गया कितना, mv। तो इस मोमेंटम को वापस नलीफाई करने के लिए, बिकॉज पहला मोमेंटम जीरो था, अभी मोमेंटम जीरो करना है, इसलिए जो बोट है पीछे की तरफ चल जाती है विद मोमेंटम m इनटू कैपिटल v। लेट्स सपोज v इज द वेलोसिटी विद व्हिच बोट इज मूविंग बैकवर्ड। ताकि ये पीछे क्यों गई, क्योंकि जो आगे वाला मोमेंटम है उसको क्या करना, नलीफाई करना, उसको कैंसिल करना है। और ध्यान रखना यहां पे भी बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन अंडर कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेशन। कोई भी कंजर्वेशन का लॉ बिना आइसोलेशन के, बिना तन्हाई के समझ में नहीं आता। तो बच्चे मुझे प्यार से बोलते हैं सर प्यार कभी मरता नहीं, और ये बातें हमें तब समझ में आती हैं जब तन्हाई होती है। तो हाँ बेटा बिल्कुल सही है, लेकिन कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान दिया करो। चलो तो यहां पे हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड है। बच्चों लीनियर मोमेंटम हमें मालूम है मास इनटू वेलोसिटी, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि एक बॉडी है, बॉडी की जगह हम यहां पे बॉम्ब भी ले सकते हैं, इसको बॉम्ब भी बोल सकते हैं। अ बॉम्ब ऑफ अ मास 1 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड्स एंड ब्रेक्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स ऑफ मासेस 1:1:2
3. The two pieces of equal masses fly off perpendicular to each other with a speed of 30 meter per second. What is the velocity of the heavier fragment? हमें heavier fragment की velocity calculate करनी है. तो सबसे पहले ये समझो कि इसमें जो तीन मासेस हैं m1, m2 और m3, इन तीनों मासेस का जो सम है वो 1 + 1 + 3 नहीं सॉरी, इन तीनों मासेस का जो सम है वो 1 किलोग्राम गिवन है, वो 1 किलोग्राम गिवन है. तो टोटल मास रखा कितना यहाँ पे 1 किलोग्राम. इन तीन मासेस का जो रेशो है यानी कि m1:2, m2:2, m3 वो है 1:1:3. यानी अगर मैं m1 को x मान लूं, एग्जांपल की तौर पर इसकी वैल्यू को मैं x किलोग्राम मान लूं, x मान लूं, अगर मैं m1 को x मान लूं, इसे मैं x मान लूं, तो मुझे 3x लेना पड़ेगा. यानी x + x + 3x विल बी इक्वल्स टू व्हाट 1 किलोग्राम. यानी 4x इक्वल्स टू कितना हो गया 1 नहीं 4 नहीं 5x. 5x इक्वल टू कितना आ गया 5x आ गया कितना 1 किलोग्राम. सही है ना. 5x कितना आ गया 1 किलोग्राम. यानी x कितना आ गया 1/5 किलोग्राम यानी कि 0.2 किलोग्राम. यानी कि मास m1 की वैल्यू कितनी हो गई, मास m1 की वैल्यू हो गई 0.2 किलोग्राम. मास m2 की वैल्यू कितनी हो गई 0.2 किलोग्राम. और मास m3 की वैल्यू कितनी हो गई, ये होगी 3 × 0.2 यानी कि 0.6 किलोग्राम. अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों का जो सम आ रहा है यहाँ पे, उन तीनों का सम अगर आप देखोगे तो तीनों का सम करके 1 किलोग्राम ही आएगा. खैर सवाल क्या बोला है इसमें, लिखा है द टू पीसेस ऑफ इक्वल मासेस फ्लाइज ऑफ परपेंडिकुलरली. मतलब ये कि इनमें से m1 और m2, जैसे कि मान लीजिए m1 यहां, ये मान लीजिए पहले बॉम्ब ऐसा था, पूरा मास कितना था इसका, लेट्स सपोज इसका टोटल मास कितना था, कैपिटल M मान लेता हूं. तो इसमें से एक टुकड़ा गया यहां पे, ठीक है, इसका मास ले लेता हूं मैं m1, और एक टुकड़ा गया यहां पे, ये मास हो गया इसका m2. ये दोनों जो मासेस हैं बराबर बराबर है, और क्वेश्चन के अनुसार ये कहां गए हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर गए हैं, इन दोनों से परपेंडिकुलर गए हैं. अच्छा, इन दोनों की जो स्पीड है वो दे रखी है, यहां इसकी स्पीड दे रखी है हमें कितनी 30 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे भी इसकी स्पीड दे रखी है कितनी 30 मीटर पर सेकेंड. ये 30 मीटर पर सेकेंड, ये भी 30 मीटर पर सेकेंड. मास किलो भी लिख देता हूं, चलो ये आ गया 0.2 किलोग्राम, और ये भी कितना आ गया 0.2 किलोग्राम. अब सवाल ये था मेरा आप लोगों से, क्वेश्चन तो छोड़ो, कि तीसरा मास जो m3 है वो कहां जाएगा, तीसरा मास m3 कहां जाएगा. अब ध्यान समझना, इसको वेक्टर पढ़ना जरूरी है. अच्छा, इस मोमेंट में मैं सब बच्चों को एक बड़ी सिंसियर से एडवाइस देना चाहूंगा. मैं लॉज ऑफ मोशन के भी न्यूमेरिकल करा रहा हूं, आगे वर्क पर एनर्जी भी आएगा, ग्रेविटेशन भी आएगा, रोटेशन भी आएगा. 3-4 चीजें आपको हमेशा आनी चाहिए आगे पढ़ने के लिए. एक तो कैलकुलस पूरा, यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पूरा आना चाहिए आप लोगों को बच्चों. एक आना चाहिए आप लोगों को क्वाड्रेंट रूल, वो ना sin 90 + थीटा sin 180 - थीटा, क्वाड्रेंट रूल, करेक्ट वो. दूसरा आपको वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन आना चाहिए, यानी दो वेक्टर्स को सॉल्व कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं. और तीसरा प्रोडक्ट जरूर आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यानी A.B और A×B. ये 3-4 चीजें अगर आपको आती हैं तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर किसी बच्चे का पीछे का सिलेबस छूट गया है, वो कोप अप कर रहा है, तो एटलीस्ट ये 4-5 चीजें आप लोग जरूर करें. इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, क्वाड्रेंट रूल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, तो ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए. ठीक है, चलो मेरा सवाल यह है कि इसका वेलोसिटी मान लीजिए यह है v1, इसका वेलोसिटी है मान लीजिए यह है v2. तो अगर वेलोसिटी यहां है v1 तो इसका मोमेंटम यहां कितना होगा, यहां इसका मोमेंटम होगा m1 × v1 यानी 0.2 × 30. सिंपल है. सिमिलरली इसका मोमेंटम यहां कितना होगा, देखो मोमेंटम वही होता है जहां वेलोसिटी होती है. वेलोसिटी की डायरेक्शन और लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन वैसे होता क्या, p = mv, याद करो यार. तो इसका मोमेंटम यहां पे कितना होगा, ये होगा m1 × v1, यहां कितना होगा ये m2 × v2. इसको अपन बोल सकते हैं कि आप P1 बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं अपन P2 बोल सकते हैं. मैं कह रहा हूं कि जो P1 है उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, P2 की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसी होगी. सही है कि नहीं. दोनों वेक्टर क्वांटिटी है. लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है. यानी P1 का डायरेक्शन इधर ही है, P2 का डायरेक्शन इधर है, दो वेक्टर्स बन गई है, एक P1 इधर, एक P2 इधर. तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां आएगा. और वो कितना होगा, बड़ा सिंपल है सर, वो होगा P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर. सर वो a² + b² + 2ab cos थीटा अंडर रूट, याद करो यार. तो एक वेक्टर हो गया आपके यहां P1, एक वेक्टर हो गया यहां पे P2. तो अंडर रूट P1² + P2² + 2P1 P2 cos 90. बिकॉज यहां पे क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये दोनों आपस में कितने गए हैं, परपेंडिकुलर गए हैं. और cos 90 होता है बच्चों कितना 0. और जब cos 90 0 हो गया तो खत्म ही हो जाएगा. यानी क्या आएगा अंडर रूट P1² + P2². बोलो हाँ या ना, सिंपल है कि नहीं है.
अब मुझे मालूम है कि इन दोनों का जो नेट मोमेंटम इस तरफ है, जैसे मैंने वो बोट वाला केस कराया था, तो अगर इन दोनों का नेट मोमेंटम इस तरफ है तो थर्ड वाला कहां जाना चाहिए? थर्ड वाला सर यहां जाना चाहिए, ताकि ये अपने मोमेंटम, जैसे इसका वेलोसिटी v3 है, मास वेलोसिटी v3 और मास m3 है, तो ये वाला m3 v3 मोमेंटम इस तरफ होना चाहिए। इनका मोमेंटम यहां पे p3 कितना होना चाहिए? यहां पे होना चाहिए m3 v3 इस तरफ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज मुझे पता है कि मुझे टोटल मोमेंटम जीरो करना दोबारा से। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है कि जो पहले मोमेंटम था वही फाइनली मोमेंटम होना चाहिए। पहले मोमेंटम कितना था? जीरो था। क्यों? क्योंकि सर बॉम्ब था रेस्ट पे, बॉम्ब रुका हुआ था सर, जैसे वो फटा उसके तीन टुकड़े हो गए, एक इधर गया एक इधर गया, दोनों का नेट मोमेंटम आया इधर, बोलो हाँ, P1 और P2 का नेट रिजल्टेंट इधर आया, तो थर्ड वाला कहां जाएगा सर? इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि उसको नलीफाई कर सके। ये लॉजिक है सर कि इनिशियल मोमेंटम जितना था उसे फाइनली उतना ही करना है। समझ में आता है कि प्यार कभी मरता नहीं, तो पहले किसी और से था अब किसी और से होगा, उसका खत्म हो गया तो कहीं और चला गया, वो क्या हुआ? ट्रांसफर हो गया। तो एक मोमेंटम इधर आया तो दूसरा मोमेंटम इधर आ जाएगा, ताकि वो बैलेंस कर सके। बैलेंसिंग है सर सारी चीजें। m3 v3 ये यहां पे इसका मोमेंटम ये है, तो हमें मालूम है कि p3 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? अंडर रूट ऑफ p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर के अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब यहां पे इसकी वैल्यू डाल लेते हैं। p3 के लिए जगह क्या लिख लिया मैंने? p3 के लिए लिया m3 इंटू v3, m3 इंटू v3 इक्वल्स टू p1 की वैल्यू मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली। देखो p1 की वैल्यू यहां पे क्या लिखूं? कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। हाँ जी, m1 की वैल्यू कितनी थी? 0.2 इंटू 30, 0.2 इंटू 30 कितना आ गई है? 6 आ गया क्या? 6 आ गया ये। यहां पे कितना आ गया ये? इधर वाला मोमेंटम ये भी कितना आ जाएगा? 0.2 इंटू 30 कितना आ गया ये? 6। यूनिट पूरा लिख लेता हूं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या आएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कुछ कटा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल सही है सर, सही है। तो ये कितना आ गया? 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। वैल्यू डाल लेते हैं, कितनी आ गई? m3 की वैल्यू थी 0.6, तो 0.6 इंटू v3 इज इक्वल्स टू, ये अंदर बन गया क्या? अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 6 का स्क्वायर, 2 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बाहर निकाल दिया, 6 बन गया। कितना आ गया? v3 इज इक्वल्स टू 6 रूट 2 डिवाइड बाय 0.6। पॉइंट हटाया, डेसिमल हटाया, ऊपर 10 लग गया, 6 से 6 कट गया, आंसर कितना आ गया? 10 रूट 2। क्या बोला था उसने? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हेवियर फ्रेगमेंट। हेवियर फ्रेगमेंट मतलब थर्ड वाला, सही तो है। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, तो आंसर जाएगा 14.14 मीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज गिव्स यू अ कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे फॉलो यहां पे हो रहा है। नोट करो। चलिए जी, अगला सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, मैं सीधे से आंसर बताऊंगा, लेकिन आप देखना क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है, बिकॉज ये सेम कॉन्सेप्ट पे है। इसमें लिखा है एन एक्सप्लोजन ब्लोज अ रॉक इनटू 3 फ्रेगमेंट्स। एक पत्थर है, उसको 3 टुकड़ों में उसने तोड़ दिया। आगे लिखा है 2 पार्ट्स गोज ऑफ राइट एंगल टू ईच अदर, दीज 2 आर 1 किलोग्राम, first part moving with a velocity of 12 meter per second and 2 kilogram, the second part is moving with a velocity of 8 meter per second. Calculate the mass of the third part which flies off with a velocity of 4 meter per second. अब यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दे दिया, मतलब यहां पे टोटल मास नहीं दिया, टोटल मास नहीं बोला, एक मास था m, कैपिटल M कोई होगा मास, उसमें से 3 टुकड़े हुए। एक टुकड़ा जो हुआ 1 किलोग्राम का, वो चलने लगा 12 मीटर पर सेकंड से, वो चलने लगा 12 मीटर पर सेकंड से। दूसरा टुकड़ा हुआ 2 किलोग्राम का, वो चलने लगा 8 मीटर पर सेकंड से। हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि अगर यहां पे जो थर्ड है, जो थर्ड फ्रेगमेंट है, जो अगर वो 4 मीटर पर सेकंड से चले, अगर वो 4 मीटर पर सेकंड से चले तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मास कितना होगा। वैसे करने लायक क्वेश्चन मैं करा ही देता हूं, एक काम करता हूं, देख लेते हैं। ये हमारा मास है इनिशियली, इसको कैपिटल M ले लिया, वैसे यूज नहीं करूंगा मैं इसको। इसमें से 3 टुकड़े हुए, एक यहां गया मान लो, एक यहां गया राइट एंगल पे, राइट एंगल का मतलब यहां पे 90 डिग्री होगा। इसको मैं मान लेता हूं 1 किलोग्राम का, इसको मैं मान लेता हूं 2 किलोग्राम का। ये इधर मूव कर रहा है कितने वेलोसिटी से? ये इधर मूव कर रहा है 12 मीटर पर सेकंड से।
ये मूव कर रहा है यहाँ पे 12 मीटर पर सेकंड से, और ये इधर मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, ये कर रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, 8 मीटर पर सेकंड से। ये बात तो पक्की है कि जो थर्ड पोर्शन होगा, जो थर्ड टुकड़ा होगा M3, वो पक्की बात है, वो यहां जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा M3। अच्छा, कितनी स्पीड से जाएगा वो गिवन है, स्पीड उसकी गिवन है, स्पीड रखी हमें कितनी इसकी, 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमने अभी पढ़ा है इन दोनों का जो भी नेट मोमेंटम होगा वो यहां कहीं होगा। चलो बता देते हैं वो कितना होगा भाई। इस वाले का मोमेंटम, इस वाले का मोमेंटम मान लीजिए इसको मैंने P1 बोल दिया यहां पे, तो मास इंटू वेलोसिटी यानी क्या होगा, 12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली यहां पे P2 कितना होगा, P2 यहां पे कितना होगा, P2 यहां पे होगा मास इंटू वेलोसिटी यानी कि कितना, 16 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे P1 वेक्टर इधर बन गया और यहां पे P2 वेक्टर इधर बन गया। P1 वेक्टर और P2 वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहां बनेगा, तो P इज इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ इन दोनों का 1 और 2 का रिजल्टेंट कितना आएगा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 90, cos 90 फिर से खत्म हो गया, तो अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर बच गया। कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ P1 की वैल्यू, P1 की वैल्यू सर 12, 12 का स्क्वायर किया 144 आ गया सर, सही है। फिर P2 कौन है सर, 16, 16 का स्क्वायर किया सर 256 आ गया, 256 आ गया, सही है। कितना आ गया सॉल्व करके, ये आ गया 256 और 144, 256 और 144, 0 0 400, 400 400 का रूट यानी कितना आ गया, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यानी दोनों का नेट मोमेंटम में कितना आ गया, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। थर्ड वाला पार्टिकल इधर भाग रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या लीनियर मोमेंटम बेहतर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम। ये वाला मोमेंटम इस मोमेंटम के बराबर होना चाहिए ताकि बैलेंस होकर 0 हो जाए, यानी कि P1 2 किसके बराबर होना चाहिए, P3 के बराबर होना चाहिए। इसे P3 बोल सकते हैं ना, इधर वाले को P3 बोल दिया बेटा हमने, है ना। तो P1 2 की वैल्यू यह क्या 20 बराबर किसके होना चाहिए, P3 के। P3 कितना है मेरा, M3 इंटू V3। तो 20 अपॉन में V3 इक्वल टू कितना आ गया, M3 आ गया। V3 दे रखा है हमें कितना, 4 मीटर पर सेकेंड, यानी 20 अपॉन में कितना आ गया, 4 इक्वल टू M3। तो कितना आ गया 5, यानी कि M3 कितना आ गया 5, यानी M3 का मास आ गया 5 किलोग्राम, बेस्ड ऑन सेम लॉजिक जो पढ़ा है पीछे मैंने। वहां पे वेलोसिटी निकालनी थी, यहाँ पे मास निकालना है, सिंपल तो है, सेम है, सब कुछ करने का कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए जी, अगला सवाल मशीन गन। अगला सवाल इज बेस्ड ऑन अगेन अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और बहुत ही बड़े सवाल है। सवाल पढ़ते हैं, इसमें लिखा है मशीन गन ऑफ मास 10 किलोग्राम फायर्स 20 ग्राम बुलेट्स एट अ रेट ऑफ 10 बुलेट्स पर सेकेंड। एक मशीन गन है 10 किलो की, उसमें से गोलियां निकल रही हैं 20 ग्राम की बुलेट निकल रही है, एक बुलेट का मास है 20 ग्राम और हर एक सेकेंड में 10 बुलेट्स निकल रही हैं, ठीक है। विद स्पीड ऑफ कितना, स्पीड है इसकी कितनी, 500 मीटर पर सेकेंड। इसमें लिखा था व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन इन द पोजीशन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने पिछले डीपे में करा रखा, बट फिर भी मैं यहां पे रिपीट कराऊंगा, दोबारा से समझने की कोशिश कीजिएगा। होता क्या है कि जब हमारी बंदूक में से, क्या मस्त बंदूक बनाई तुम्हारे भाई ने, जब इस बंदूक में से, क्या बन गया ये मुझसे, ठीक है, ये बंदूक है, बंदूक का मास है कैपिटल M, बंदूक रुकी हुई थी, ये तो सबको पता, बंदूक रुकी हुई थी, इनिशियली बंदूक रेस्ट पे थी। जैसी गोली चलाई बंदूक पीछे जाएगी, बंदूक क्या जाएगी, पीछे जाएगी, रिकॉइल करेगी, यानी बंदूक के मोमेंटम में चेंज आया। एंड व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम देयर विल बी सम इंपल्स। और इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इंपल्स का फॉर्मूला होता है सर फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय चेंज इन मोमेंटम, मल्टीप्लाई बाय चेंज इन मोमेंटम। अगर मैं फोर्स ऑन गन निकाल रहा हूं तो मेरा चेंज इन मोमेंटम किसका आएगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन ही तो आएगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन ही तो आएगा। तो मैं क्या करूं, मैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन निकाल लूं, कितना मोमेंटम चेंज हुआ गन का, और उसको F इंटू टी कर दो, टी की वैल्यू 1 कर दो, बिकॉज पर सेकंड की कैलकुलेशन चल रही है, यहां पे पर सेकंड की बातें हो रही है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन, चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन में, चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन में आपको डेल्टा पी निकालना है। तो डेल्टा पी क्या होगा, पी एफ माइनस पी आई। इनिशियल मोमेंटम इज 0, इनिशियल मोमेंटम इज 0, क्यों, बिकॉज इनिशियली बुलेट बाहर निकली नहीं थी,
बंदूक पीछे गई नहीं थी, बंदूक रेस्ट पे थी, तो इनिशियल मोमेंटम गन का कितना होगा 0, तो यानी कि पीएफ ही निकालना सिंपली, पीएफ। अब मुझे पता है कि जब भी बंदूक में से गोली निकलती है तो बंदूक पीछे जाती है विद रिकॉइल वेलोसिटी v, और ये रिकॉइल वेलोसिटी v की वैल्यू होती है माइनस ऑफ एम वी अपॉन में कैपिटल एम, वेयर स्मॉल एम इज अ स्पीड ऑफ बुलेट, स्मॉल v इज अ सॉरी कैपिटल एम सॉरी स्मॉल m is a mass of bullet, small v is a velocity of bullet, कैपिटल M is a mass of gun। तो रिकॉल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे जब मोमेंटम निकालना है आपको, इनिशियल फाइनल मोमेंटम गन का निकालना है, तो फाइनल मोमेंटम हुआ कैपिटल M, फाइनल मोमेंटम हुआ, फाइनल मोमेंटम कितना हुआ कैपिटल M इंटू वी, लेकिन चूंकि ये सिर्फ एक गोली की वजह से है, हमारे पास 10 बुलेट्स निकल रही हैं, तो मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बस। खैर मैं इसकी वैल्यू यहां पे डाल देता हूं और मैं इस पे ना मॉड ले लेता हूं, बिकॉज मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं ना, तो इसको क्यों मेरा बात मुझे माइनस लेना। तो कितना आ जाएगा 10 इंटू कैपिटल M इंटू m इंटू वी डिवाइड बाय कैपिटल M, कैपिटल M से कैपिटल M कट गया, कितना आ गया 10 इंटू एम इंटू वी। तो बताओ m की वैल्यू क्या है, मास ऑफ बुलेट, यह है 20 ग्राम, तो 20 × द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ये कितना आ गया 500। अच्छा सुनो, 2 0 तो ये खा गया, 1 0 ये वाली खा गया मैं, और तो ये कितना आ गया, ये आ गया 5 इंटू 20, बिकॉज 1 0 ये वाली, 2 0 ये वाली, 10 to the power 3 से 10 to the power 3 चला गया, ये कितना आ गया, ये आ गया 100 किलोग्राम, कितना आ गया 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, चेंज इन मोमेंटम, सही है, इतना आ गया। अब मुझे पता है कि फोर्स ऑन गन का फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, और टाइम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, यानी कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। सेम क्वेश्चन मैंने डीपीपी में कराया था, जस्ट टू रिवाइज मैंने क्वेश्चन कराया है, लेकिन इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगला ले लेते हैं, इसके बाद सवाल इसे हटाते हैं। ओके, अगेन बेस्ड ऑन मोमेंटम, इजी क्वेश्चन है, वैसे पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा है। सवाल लिखा है अ बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड्स, अ बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेम मास, है 3 मास, चलो ठीक है सब 3 मास में, 3 पार्ट में टूट गया सेम मास में। द मोमेंटम ऑफ 2 पार्ट्स आर -2 i कैप एंड pj कैप, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ द थर्ड पार्ट। अब इसको ध्यान से समझिएगा, हम लोगों ने जो पूरी थ्योरी तक पढ़ी है वो कैसे पढ़ी है, उसको मैं उसी तरीके से कर रहा हूं जैसे मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, ठीक है। ध्यान से देखिए भाई, हमारे पास ये एक बॉम्ब था इनिशियली, ठीक है। अब एक पार्ट, सारे अलग अलग मासेस जो हैं वो जो सेम मास के, मतलब m 3 मास हैं, तो जो एक मास है वो यहां गया है, -2 i कैप हो गया ना, यानी कि एक मोमेंटम यहां है, यह है -2 i कैप, तो मैंने माइनस, तो क्योंकि मैंने इस तरह वेक्टर बना लिया तो मैंने 2p i कैप लिख लिया। फिर है p j कैप, j कैप मतलब कि y एक्सिस, यानी कि इसका मोमेंटम यहां हो जाएगा, कितना हो जाएगा p j कैप। तो मैग्नीट्यूड की बात करो, इसका हो गया मैग्नीट्यूड 2p, उसका मैग्नीट्यूड हो गया p, ये आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कैसे कर दिया सर आपने, भाई ये हमारा i कैप है यानी x एक्सिस है, और ये हमारा j कैप है यानी कि y एक्सिस है, तो x और y के एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, सही है। अच्छा दोबारा बता दूं, ये माइनस कहां खा गया, क्योंकि मैंने इस तरफ ही वेक्टर बना लिया तो माइनस हटा दिया मैंने, मुझे पता है ये नेगेटिव x एक्सिस में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इन दोनों का नेट रिजल्टेंट यहां होना चाहिए, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट यहां होना चाहिए। अगर इन दोनों का नेट रिजल्टेंट यहां है तो थर्ड पार्टिकल पक्का इधर जाएगा, तो इसका जो मोमेंटम है मैं मान लेता हूं p3, ये मैं मान लेता हूं p1, और ये मान लेता हूं मैं p2, और इन दोनों का नेट यहां पे हो गया p12। तो मुझे कोई बताए कि p12 क्या है सर, p12 है √of p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस 2p1 p2 cos 90 वाला पोर्शन हो गया खत्म, वो तो चला गया सर, वो तो हट ही गया, सही है। हाँ जी, क्या आ गया √of p1 की वैल्यू, p1 की वैल्यू 2p, 2p का स्क्वायर कितना हो गया 4p स्क्वायर प्लस p2 कितना है, p2 है p, ये कितना हो गया p स्क्वायर, कितना आ गया ये √of 5p स्क्वायर, यानी कि √5p आ गया। p12 कितना आ गया √5p आ गया, p12 आ गया √5p।
अब इसका मोमेंटम यहां था तो उसका मोमेंटम यहां होना चाहिए ताकि वो नलीफाई कर दे। पहले रेस्ट पे था बच्चों, बोल भी रखा है यार, बॉम्ब जब तक नहीं फटा तो रेस्ट पे ही है, और पहले मोमेंटम जीरो है, तो अभी मोमेंटम जीरो करना है, तो इधर गया तो इधर भी जाना पड़ेगा। तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, P12 मस्ट बी इक्वल्स टू P3, तो √5P इक्वल्स टू P3, यही मुझे निकालना था। मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्ट P3 निकालना था। अगर मान लीजिए कभी आपको दे रखा हो कि भाई V3 निकालो, थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी निकालो, तो निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा भाई? √5P इक्वल्स टू M3 इंटू V3। अब इस M की वैल्यू, इस M3 की वैल्यू M ही है, इसको आप M इंटू V लिखो तो ठीक है, वो डेटा गिवन होगा तो आप निकाल सकते हो। खैर हमारा फिलहाल यहां पे आंसर खत्म हो जाता है। P3 कितना आ गया? √3 टाइम्स ऑफ P। दैट्स इट। Moving to the next question. Okay, it's a wonderful question from law of conservation of linear momentum, और बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है, आप लोगों को भी मजा आएगा करने में। इसमें लगा हंटर विद अ मशीन गन, एक शिकारी है, उसके हाथ में मशीन गन है, फायर्स 50 ग्राम बुलेट्स। कितनी बुलेट्स फायर कर रहा है? 50 ग्राम बुलेट्स फायर कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड। तो एक मशीन गन है, उस मशीन गन से बुलेट्स बाहर निकल रही हैं। मशीन गन में से जो बुलेट्स बाहर निकल रही है, उसकी बुलेट का जो मास है वो है 50 ग्राम, और उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 800 मीटर पर सेकेंड। A 40 किलोग्राम टाइगर स्प्रिंग्स एट हिम विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक 40 किलोग्राम का शेर जो है उस पर झपट पड़ता है, यानी कि उस पर जंप कर देता है। हाउ मेनी बुलेट्स मस्ट ही फायर ऑन टू द टाइगर इन ऑर्डर टू स्टॉप इन हिज पाथ, या उसके ट्रैक में उसको रोकने के लिए उसको कितनी गोलियां चलानी पड़ेगी? सबसे पहली बात, यहां पे ये मानकर चल रहे हैं कि जो गोलियां आ रही हैं, जब गोली आ रही है विद वेलोसिटी v, किसी वेलोसिटी से आ रही है, वो कितनी स्पीड से आ रही है? वो 800 मीटर पर सेकंड से आ रही है। तो जब गोलियां यहां से आ रही हैं तो उसका मोमेंटम इधर होगा, इसका मोमेंटम गोली का इधर होगा। अब शेर इधर से आ रहा है तो शेर का मोमेंटम इधर से होगा। तो गोलियां इसे पेनिट्रेट करके मारने नहीं है भाई साहब, मारना नहीं है, टाइगर को पेटा वाले ले जाएंगे हम लोगों को। तो गोलियां यहां से आ रही हैं, शेर यहां से आ रहा है, गोलियां यहां से आ रही हैं, शेर यहां से आ रहा है। तो जब इन दोनों का मोमेंटम बराबर हो जाएगा तो रास्ते में रुक जाएंगे। मान लीजिए गोले का मोमेंटम ज्यादा हुआ, गोले का मोमेंटम ज्यादा हुआ तो इसे धकेलते हुए आगे ले जाएगा। मान लो शेर का मोमेंटम ज्यादा हुआ तो गोलियों को धकेलते हुए वो पीछे ले जाएगा। हम ये मान के चलते कि गोलियां पेनिट्रेट नहीं करेंगी, हर्ट नहीं करेंगी। सब शेर नहीं मार सकते, अलाउड नहीं है, मारना भी नहीं चाहिए ऑफ कोर्स, है ना। तो गोलियां चल रही हैं सर यहां से ऐसे, इसका मोमेंटम हुआ mv, शेर आया यहां से, इसका मोमेंटम हुआ m इंटू कैपिटल V। व्हाट इज कैपिटल M स्टैंड्स फॉर? कैपिटल M स्टैंड्स फॉर मास ऑफ टाइगर। ये भाई साहब टाइगर बनाया मैंने, कैसे बनाऊं टाइगर? ये तो ठीक नहीं बना मुझसे, हैं? चलो ठीक है, लिख देता हूं ना उस पर टाइगर है, ये देख रहे हो, ये तो बकरी बन गई सा, ये क्या हो गया? चलो 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 चलो, चलो। टाइगर है भाई साहब, ये भाई ने बना दिया टाइगर। कैसे बनाऊं? टाइगर बनाना है बस, ठीक है। ये तो बड़ा गंदा सा बना, लेकिन चलो कोई नहीं। मास ऑफ टाइगर कैपिटल M, वेलोसिटी ऑफ टाइगर कैपिटल V। यहां से गोलियां आ रही हैं, मास ऑफ ईच बुलेट स्मॉल m, वेलोसिटी ऑफ ईच बुलेट स्मॉल v। अच्छा, ये सिर्फ एक बुलेट नहीं आ रही है, ये एक बुलेट नहीं आ रही है, बहुत सी बुलेट्स आ रही हैं। वो यही सवाल पूछ रहा है कि कितनी बुलेट्स चलाऊं, हाउ मेनी बुलेट्स। तो मैं n बुलेट चला देता हूं, तो इसका टोटल मोमेंटम कितना हो गया? n इंटू m इंटू v। भाई ये क्या है? नंबर ऑफ बुलेट्स। ये क्या है? मेरी नंबर ऑफ बुलेट्स। तो मैं बोल रहा हूं अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो गोलियों का मोमेंटम इधर से, टाइगर का मोमेंटम इधर से अगर बराबर हो गया तो हमारा टाइगर बीच में रुक जाएगा। ये वाला सीन याद आ गया, वो RRR में देखा था भाई साहब, वो भीम क्या था, भीम क्या था कैरेक्टर था वो, NTR वाला। तो साहब वो यहां से आ रहा, वो यहां से आ रहा, साहब वो रुक गया बीच में। अब गोलियां चल रही हैं यहां से, शेर आ रहा है यहां से, रुक गया बीच में, तो मोमेंटम बैलेंस हो रहा है। बस देखो मोमेंटम बैलेंस हो रहा है। लिख रहा हूं टू स्टॉप द टाइगर, मोमेंटम ऑफ बुलेट्स मस्ट बी इक्वल्स टू किसके? मोमेंटम ऑफ टाइगर, मोमेंटम ऑफ
टाइगर कितना आ गया, एन टाइम्स स्मॉल एम इंटू वी बराबर कैपिटल एम इंटू वी। एन की वैल्यू कितनी आएगी, कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी डिवाइड बाय एम इंटू स्मॉल वी। मास ऑफ टाइगर 40, वेलोसिटी ऑफ टाइगर 10, मास ऑफ बुलेट, ईच मास ऑफ बुलेट 50 ग्राम 10 टू द पावर -3, स्पीड ऑफ बुलेट 800 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करा, ये आ गया 400 ऊपर, नीचे ये जीरो, ये जो 2 जीरो हैं, ये 1 जीरो है, ये खा गई इसको पूरा, ये आ गया 40, नीचे आ गया कितना आ गया 10 बुलेट्स, 10 बुलेट्स आंसर आ गया 10 बुलेट्स। वैसे 10 बुलेट्स पर सेकेंड होगा ये, क्योंकि हर एक सेकेंड में 10 बुलेट निकलेंगी तो उसको रोक लेगा। चलो okay, so moving to the next question. This question is based on again resolution of vectors. हमने लॉजिक पढ़ रखा है, वैसे सवाल पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है अ मास ऑफ 4 किलोग्राम सस्पेंडेड, दिख रहा है यहाँ पे, सस्पेंडेड बाय रोप ऑफ लेंथ 3 मीटर फ्रॉम अ सीलिंग, अ फोर्स ऑफ 13 न्यूटन इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ अ रोप। अच्छा, रस्सी जो थी वो 3 मीटर की थी, यहां से लेके यहां तक 3 मीटर की, तो बीच में से उसने मिड पॉइंट पे से उसने एक फोर्स लगा दिया, यानी यहां से लेके यहां तक ये लेंथ 1.5 है, यहां से लेके यहां तक ये लेंथ 1.5 है। What is the angle of a rope with which the vertical in equilibrium? Equilibrium का मतलब सब बैलेंस हुआ है, बात हो चुकी है हमारी पहले इस पे बेटे, सही है ना। वैसे इसको बनाने को कोई फायदा है नहीं मुझे, तो ये समझ लेते हैं कि यहां पे टेंशन हो गई मान लीजिए T1 और यहां पे टेंशन हो गई मान लीजिए T2। यहां पे नीचे फोर्स लगेगा, यहां पे कितना 4G, यहां पे T1 है तो उसके कॉम्पोनेंट्स बनेंगे, यहां बनेगा T1 cos थीटा, यहां बनेगा T1 sin थीटा। इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए जो टेंशन T2 है, इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए जो टेंशन T2 है वो नीचे बनाई जा सकती है। सो लेट मी राइट दिस टू बी T2 इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए। तो लिखता हूं फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब तो मैं बता रहा था मैंने, इधर लगने वाला फोर्स बराबर इधर लगने वाला फोर्स, ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे लगने वाला फोर्स, सही है, इक्वेट कर दिया भाई। देखो T1 क्या आ गया, T1 cos थीटा इज इक्वल टू T2 आ गया, और T2 किसके बराबर होगा, T2 बराबर होगा 4G के, सही है। सिमिलरली T1 sin थीटा किसके बराबर होगा, T1 sin थीटा के बराबर होगा 30 के, सही है। G की को 10 ले लूं, लेने के लिए बोला हुआ है, तो ये बन गया T1 cos थीटा इक्वल्स टू 40। ये दो इक्वेशन बन गई, दोनों को कर दो बेटे डिवाइड, डिवाइड करा T1 से T1 कट गया, tan थीटा कितना आ गया 3:4। क्या निकालना है वैसे, हमें एंगल ही निकालना है, तो थीटा से कितना आ गया, थीटा इक्वल्स टू आ गया tan इनवर्स ऑफ 3/4। ये मेरा आंसर है। अच्छा, एक बात मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, बताता है ट्राइंगल मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए। एक ट्राइंगल होता था ना, याद करो कि ये एंगल मेरा 53 डिग्री है, ये मेरा एंगल 37 डिग्री है, ये मेरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाली साइड है 3, ये वाली साइड है 4 और ये वाली साइड है 5। तो अगर मैं 3 और 4 को लेना चाहता हूं तो मैं इसको बेस मान लेता हूं एक इंस्टेंट्स के लिए, और ये मेरा एंगल होगा, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। तो इस ट्राइंगल के हिसाब से tan 37 डिग्री यानी tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि 3/4 हो गया, यानी tan 37 डिग्री पे आंसर 3/4 आता है, यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37 डिग्री। देखो इससे आ गया ये रिजल्ट, tan 37 डिग्री अगर 3/4 है तो 37 डिग्री किसके बराबर आएगा, tan इनवर्स ऑफ 3/4 के, तो tan इनवर्स ऑफ 3/4 कितना आ गया 37 डिग्री। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 ये हमने कर लिया है। चलिए जी, तो अगला जो सवाल आ रहा है बच्चों ये फ्रिक्शन पे बेस्ड है। फ्रिक्शन में मैं इतना सा बताना चाहूंगा क्योंकि मैंने फिर लेक्चर आप लोगों को पढ़ा रखा है। फ्रिक्शनल फोर्स जब भी किसी बॉडी पे लगता है, मान लीजिए हमने मोशन इधर कराया बॉडी का, तो फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स है जो बॉडी के मोशन को डिस्ट्रॉय करता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, म्यू इनटू एन होता है। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इनटू एन, वेयर म्यू इज कॉल्ड एज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। अगर मान लीजिए इसका मास m है तो mg नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा, ऊपर लगेगा, तो n की वैल्यू किसके बराबर होगी, n की वैल्यू mg के बराबर होगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू इनटू एन के हिसाब से म्यू इनटू mg। फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इनटू mg। फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग फोर्स है जो मोशन को डिस्ट्रॉय करता है।
एक बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि फ्रिक्शन फोर्स तीन प्रकार का होता है। एक होता है स्टैटिक, यानी कि जब बॉडी रुकी हुई होती है तब जो फ्रिक्शन तब लग रहा होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। एक होता है लिमिटिंग, जब बॉडी चलने ही वाली होती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब बॉडी चल रही होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक या फिर डायनेमिक फ्रिक्शन। इमेजिन करो, हमने बोला कि साहब हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी का मोशन होगा जब तक इस पे 5 न्यूटन का फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक मोशन नहीं होगा। इसका मोशन कब होगा? जब इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाओगे। हमने कहा सब ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे फोर्स लगाया, मान लीजिए 2 न्यूटन का। 2 न्यूटन का बॉडी चलेगी नहीं चलेगी, तो ये 2 न्यूटन का फोर्स कहां गया, कौन खा गया इसको? तो हम बोलते हैं कि साहब ये 2 न्यूटन का फोर्स जब मैंने यहां लगाया तो पीछे भी 2 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगा था, वो उसने बैलेंस कर लिया। फिर हमने कहा इस पे ना 3 न्यूटन का फोर्स लगा दो यहां पे, तो पीछे कितना लगने लगा? 3 न्यूटन का। यानी ये वो फ्रिक्शन फोर्स है वो जो तब लग रहा है जब बॉडी चल रही है, उसका कुछ होगा नहीं, बट वो बैलेंस कर रहा है बस। दोबारा सुनो, मैंने बोला कि मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, मान लीजिए हमारे पास बॉडी है और इस बॉडी का मोशन तब होगा जब इस पे फोर्स लगेगा 5 न्यूटन का। कितना? 5 न्यूटन का। मैंने कहा मैंने ना 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, जैसे ही मैंने इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया पीछे एक बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगने लगा 1 न्यूटन का, उसने एडजस्ट कर लिया, मोशन नहीं हुआ। ठीक है सर, ये फ्रिक्शन फोर्स जो जिस टाइम बॉडी रुकी हुई है इस टाइम लग रहा है, इसलिए इस फ्रिक्शन का नाम रखा गया स्टैटिक फ्रिक्शन। बट ये वैल्यू फिक्स नहीं होती कभी भी, ये बार बार बदलती रहती है। जैसे कि मान लीजिए हमने आगे 2 न्यूटन का फोर्स कर दिया, पीछे भी कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन का। मैंने इसको 3 का कर दिया, पीछे कितना हो जाएगा? 3 न्यूटन का। यानी कि ये अपने आप को एडजस्ट कर रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर रही है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को बोला गया था सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। वो अपने मैग्नीट्यूड को बार बार बदलती रहती है। फिर मैंने इसे 4 कर दिया, पीछे भी कितना लगा? 4 लग गया। अब मैंने इसे 5 कर दिया। अब इस स्थिति में मुझे पता है कि 5 पे वो चलने ही वाला होगा, तो जब चलने ही वाला है तो इस पे लास्ट में बस 5 लगता है, उसके बाद ये चलने लगता है। तो ये जो 5 है ये स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू है, इसको अपन बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक कब? जब बॉडी चल नहीं रही थी। जब चलने ही वाली होगी तो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोल देंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल देंगे। तो 5 न्यूटन के आ गया मेरा एक लिमिटिंग फ्रिक्शन बन गया। अब बॉडी चल पड़ी। हमेशा ध्यान रखना, जब बॉडी चल रही होती है एक दूसरे के ऊपर तो जो फ्रिक्शन है वो कम लगता है। जब रुकी हुई होती है या फिर चलने ही वाली होती है तो फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा होता है, लेकिन जब एक्चुअल में बॉडी एक दूसरे के ऊपर चल रही होती है तो फ्रिक्शन यहां पे कम लग रहा होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है, इससे कम हो जाएगा। लेकिन जब कब होगा? जब बॉडी चल रही होगी। चलो इतना ज्ञान बहुत है, बाकी उस पढ़ने के लिए मेरा थ्योरी लेक्चर जरूर देखें। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इफ F equals to 5 न्यूटन फोर्स एक्टिंग हॉरिजॉन्टली on a block of mass 2 किलोग्राम on a horizontal surface is needed to, इसमें लिखा है क्वेश्चन क्या लिखा? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हमें म्यू निकालना है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है। इफ F 5 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ 5 न्यूटन फोर्स एक्टिंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज नीडेड टू जस्ट स्टार्ट द ब्लॉक मूविंग ओवर द अदर सरफेस। तो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए भाई। बॉडी को चला देना है, बॉडी को चला देना है तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? उतना जितना लिमिटिंग पीछे लग रहा होगा। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट द मोशन ऑफ अ ब्लॉक इज इक्वल्स टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। किसके बराबर होना चाहिए? वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। तो P इन अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगी। और लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको अगर याद हो, मेरे लेक्चर में मैंने पढ़ाया है कि उसको FL नहीं लिखते। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन को अपन FS लिखते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन को अपन FK लिखते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम FS मैक्स लिखते हैं। FS मैक्स क्यों लिखते हैं सबको मालूम होगा। FX मैक्स का मतलब होता है आपके स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो FS मैक्स और FF का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, और म्यू जो होता है वो म्यू एस ही होता है, म्यू एस मैक्स कुछ नहीं होता। और यहाँ पे मास कितना है? 2 किलोग्राम का। तो यानी कि यहाँ पे जो m है वो कितना है? 2, बिकॉज यहाँ पे n किलो mg है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20। तो नॉर्मल एक्शन यहाँ पे 20 है, तो ये कितना आ जाएगा? म्यू की वैल्यू दे रखी है, हमें निकालनी है, सॉरी म्यू की वैल्यू दे रखी है ये, और ये दे रखा है 20, और FS मैक्स जो है वो दे रखा है 5। तो म्यू एस की वैल्यू कितनी आ गई? 5/20, यानी 1/4। ये मेरा आंसर है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन इफ 2 न्यूटन फोर्सेस
needed to move the block of mass 2 kilogram with a constant speed over a horizontal surface. constant speed. ये हमारे पास एक बॉडी है, इसका मास है 2 किलोग्राम का, इस पे फोर्स लगाया गया 2 न्यूटन का, जस्ट 2 न्यूटन का लगाया। जब जस्ट 2 न्यूटन का लगाया तो पीछे जो लगा वो एफएस मैक्स लग रहा होगा। तो एफएस मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2 न्यूटन की वैल्यू के बराबर आ गई। इसका फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन। ये एन न्यूटन है तो उसे 2 ही लिख लेता हूं, बिकॉज कभी तुम नॉर्मल रिएक्शन से इसे कंपेयर करो। तो 2 इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन, एन की जगह क्या आएगा? एम जी। तो 2 इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एम की वैल्यू कितनी है? 2 किलोग्राम दे रखी है, इंटू जी की वैल्यू 10 है। कितना आ गया? म्यू एस की वैल्यू कितने आ गई? 1 डिवाइड बाई 10 यानी कि 0.1। ये मेरा सेम क्वेश्चन है जो मैंने पीछे कराया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिए। लिखा ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम। एक ब्लॉक है, इसका मास है 1 किलोग्राम एंड दैट लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन अ ट्रक में रखा हुआ है सर, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन between the block and the surface is 0.6. If the acceleration of truck is 5 meter per second square, calculate the frictional force acting on the block. एक चीज यहां पे जो समझनी जरूरी है पहले वो ये है, जब भी किसी भी बॉडी को किसी बॉडी के अंदर रखा जाए या उसकी सरफेस पे रखा जाए, बड़ा सिंपल सा नियम बता रहा हूं आपको हमेशा के लिए, आगे के लिए। जैसे कि ये ट्रक है, मान लीजिए ट्रक के सरफेस पे हमने यहां पे ब्लॉक रख दिया, ये ब्लॉक रख दिया, ब्लॉक है इसका 1 किलोग्राम का। ट्रक एक्सिलरेट कर रहा है आगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। जब भी किसी बॉडी को किसी ऐसे बॉडी के ऊपर रख दिया जाए जो चल रही हो, कोई ट्रक है, ट्रेन के सरफेस पे, फ्लोर पे, बस में, आपने मान लीजिए बस में अपना लगेज रख दिया, आपने देखा भी होगा ऐसा कि आप बस में चल रहे हो, आपने अपना लगेज रख दिया यहां पे नीचे, तो धीरे 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 लगेज जाओ पीछे खिसकता रहता है। रीजन है उस पर लगने वाला सूडो फोर्स। कौन सा फोर्स? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स वो है जो इसके एक्सेलरेशन की वजह से लग रहा है और उसकी वैल्यू होती है मास ऑफ अ बॉडी मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ व्हीकल। एक्सेलरेशन ऑफ व्हीकल यानी सूडो फोर्स कितना लग रहा है इस पे? सूडो फोर्स लग रहा है बच्चों, सूडो फोर्स लग रहा है इस पे m ऑफ अ बॉडी मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ दैट व्हीकल। तो मास है इसका 1, एक्सेलरेशन है व्हीकल का 5, तो कितना लग रहा है इस पे? 5 न्यूटन का सूडो फोर्स लग रहा है। तो पीछे इस पे सूडो फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। अब अगर इस पे सूडो फोर्स पीछे लग रहा है तो बॉडी पीछे की तरफ खिसकना शुरू होगी, यानी अगर देखूं तो मोशन ऑफ ब्लॉक इधर होगा, और अगर मोशन ऑफ ब्लॉक इधर होगा, मोशन ऑफ ब्लॉक अगर इधर होगा तो भाई फ्रिक्शनल फोर्स तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो यहां लगेगा। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? फ्रिक्शनल फोर्स सर होगी F इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। म्यू दे रखा कितना? 0.6 दे रखा है सर, 0.6। एन की वैल्यू क्या होती है सर? mg। 0.6 इंटू एम की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 10, यानी कितना आ गया? 6 न्यूटन। अगर आप 9.8 भी लेते हो तो अभी अप्रॉक्सिमेटली 6 ही आता है, 6 न्यूटन। अब इसका मतलब समझो कि सूडो फोर्स लग रहा है पीछे कितना? सूडो फोर्स लग रहा है पीछे कितना? 5 न्यूटन का, और यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है पीछे कितना? 6 न्यूटन का। तो बॉडी हिलेगी ही नहीं, वो बॉडी पीछे खिसकेगी ही नहीं। इसका मतलब है क्या इसका पीछे मोशन होगा? आंसर है नहीं। बात कर रहे हैं कि सर फ्रिक्शनल फोर्स इस टाइम कितना लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा? तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर मैं बोलूं तो क्या 6 न्यूटन लगेगा? आंसर है नहीं सर, नहीं, ये 6 न्यूटन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? सूडो फोर्स इस पे 5 लग रहा है। ये जो हमने फ्रिक्शनल फोर्स निकाला ना बच्चा, ये बेसिकली हमेशा एफएस मैक्स निकल रहा होता है। एफएस मैक्स वो फोर्स है बेसिकली जो तब लग रहा है जब वो बॉडी चलने ही वाली है। यानी इसका मतलब यह है कि 6 न्यूटन तक का जब तक फोर्स नहीं लगाऊंगा बॉडी चलेगी नहीं। इसका मतलब आपने फोर्स की वैल्यू, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन लगा रखी है, सूडो फोर्स लगा रखा है ट्रक ने लगाया। भाई पीछे कितना फोर्स लग रहा है? 5 न्यूटन का। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 6 न्यूटन का। तो इसका मतलब एक्चुअल में इसमें फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगना चाहिए? सिर्फ 5 न्यूटन का। समझ में नहीं आया सर, क्या बोल गए आप? दोबारा सुनो, मैं कह रहा हूं इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगना चाहिए? 6 न्यूटन का, अकॉर्डिंग टू थ्योरी हमने सॉल्व करा।
सूडो फोर्स कितना लग रहा है इस पे 5। अच्छा ये जो मेरा 6 न्यूटन निकलता है ना, ये हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन निकलता है, यानी इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 6 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन तब लग रहा होता है जब बॉडी चलने ही वाली होती है, यानी ये 6 न्यूटन के फोर्स के बिना नहीं चलेगी। यानी अगर मैंने अप्लाइड फोर्स लगाया 5 का, तो पीछे फोर्स कितना लगेगा 5 के तो लगेगा, क्योंकि 6 पे चलेगी भाई। वो नहीं समझ में आया? लिमिटिंग फ्रिक्शन मैं इसको लिख ही देता हूं ना यहां पे, ये बेसिकली कौन सा फ्रिक्शन आया, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आया। लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया 6 न्यूटन, यानी कि अप टू 6 न्यूटन फोर्स, अप टू 6 न्यूटन अप्लाइड फोर्स, अप टू 6 न्यूटन अप्लाइड फोर्स, बॉडी विल नॉट मूव, बॉडी विल नॉट मूव। और उससे पहले पहले हमारा कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक लग रहा होगा। यानी कि अगर आपने यहां पे 5 न्यूटन का सूडो फोर्स लगाया है, तो पीछे भी यहां पे 5 न्यूटन का ही फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। यानी इसका जो आंसर है वो 5 आएगा, 6 नहीं आएगा। इस पे और बात करेंगे आगे, फिलहाल नोट कीजिए। चलिए बच्चों, तो अगला सवाल जो आ रहा है, प्रॉब्लम नंबर 13 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो जो भी मैं डीपीपी के क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ना, इट्स नॉट सिंपली फॉर ओनली सीबीएसई, ये जेई के लिए, नीट के लिए बड़े कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। डीपीपी को इसलिए मैंने कहा कि जो आपके पास डीपीपी है पहले उसको अपने आप पूरा सॉल्व करो। भाई जो आपके पास, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी, इसमें वीडियो में भी इस डीपीपी का पीडीएफ डाला है, तो पहले उसको एक बार पहले खुद सॉल्व करो। आगे भी कभी भी तुम मेरा वीडियो देख रहे हो और सोल्यूशन पढ़ रहे हो, तो उससे पहले उसका डीपीपी पहले खुद सॉल्व करो। डीपीपी सॉल्व करोगे पहले, अपने आप वो सॉल्व होगी। जितनी गलतियां निकलेंगी उनसे तुम्हें सीखने को मिलेगा। इसलिए कह रहा हूं कि डीपीपी अपने आप सॉल्व करो। सवाल लेते, बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें लिखा है, अच्छा ये सवाल भी सूडो फोर्स पे बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा आप देखोगे इसमें नयापन है ना। देखते हैं, इसमें लिखा है अ ट्रक मूविंग एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो जो ट्रक है वो चल रहा है कितनी स्पीड से, वो चल रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से, 72 किलोमीटर पर आवर से। 72 किलोमीटर पर आवर यानी कि 5/18 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड से एक ट्रक है जो चल रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से। अब 72 किलोमीटर पर आवर से चलने वाला ट्रक, यानी कि 20 मीटर से चलने वाला ट्रक चल रहा है, वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, बिकॉज वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो ऐसा डायग्राम भी बना लेता हूं लोग कि साहब ये ट्रक, और ट्रक के ऊपर यहां पे एक ग्रिडर रखा हुआ है, लिखा कैरीज द ग्रिडर। ग्रिडर क्या होता है? ग्रिडर होता है यार वो हिंदी में बोलो बिम होता है बेसिकली। पता नहीं तुमने देखा नहीं देखा, कई बार गांव में जाओ, आजकल तो घरों में नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन पहले बहुत हुआ करता था। घरों में छत पे डलता था ना, वो एक बिम डलता था, एक आई शेप होती थी। पता नहीं तुमने देखा है कि नहीं देखा, इस तरीके के एक शेप का ना स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। अभी भी कई जगह होता है, जैसे मैं देखता हूं, मैंने लिफ्ट में देखा था एक बार ग्रिडर लगा हुआ था कुछ सिस्टम चेन खींचने के लिए। ग्रिडर ऐसा होता है, बिम बोलते हैं वैसे इसको आम भाषा में, जो घरों में छत पे डालने के लिए लगा होता है, उस पर सिल्लियां डालते हैं। पता नहीं तुम्हें मालूम है कि नहीं है, मैं क्या बता रहा हूं। तो ग्रिडर है, मतलब ब्लॉक मान लो यार, तुम एक प्रकार का ब्लॉक मान लो। जैसे ये फोन है ना मेरा, जैसे ये ब्लॉक है, बेसिकली एक ब्लॉक है। तो ग्रिडर जो है इसके ऊपर रखा हुआ है। सो मान लीजिए ग्रिडर ऐसे है। अब इसको लॉन्ग, मैं वैसे तो नहीं दिखा रहा, मतलब वैसे दिखा रहा हूँ कि ग्रिडर ऐसे रखा हुआ है, और ये हमारा जो ट्रक है उसका फ्लोर है। तो यहां पे लिखा हुआ है अ ट्रक इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, केयर इज अ स्टील ग्रिडर व्हिच रेस्ट्स ऑन अ वुडन फ्लोर। अभी ये जो है ग्रिडर जो है रखा हुआ है यहां पे। व्हाट इज द मिनिमम टाइम इन विच ट्रक कैन स्टॉप। अब देखो ट्रक चल रहा था यूनिफॉर्म स्पीड से, लेकिन चलते चलते उसने कहा सब ब्रेक मारो, रोको इसको। तो भाई मान लो उसने ब्रेक मारी, उसे ट्रक को रोकने की कोशिश करी। जब ट्रक को रोकने की कोशिश करी तो रिटार्डेशन हुआ, और रिटार्डेशन की वजह से इस वाले ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स लगेगा। और सूडो फोर्स कहां लगेगा? सूडो फोर्स लगेगा कहीं यहां, बिकॉज रिटार्डेशन होगी यहां पे। बोलो ये हमारी किसकी रिटार्डेशन है? ट्रक की रिटार्डेशन है। ट्रक की रिटार्डेशन यहां हुई तो इस पे फोर्स कहां लगा? सूडो फोर्स यहां लगा। और सूडो फोर्स अगर यहां लगेगा ग्रिडर पे, तो जो ग्रिडर है, ये मोशन ऑफ ट्रक यहां हो रहा है। मोशन ऑफ ट्रक इसका यहां था, ट्रक इधर जा रहा था, कितनी स्पीड से जा रहा था? 20 मीटर पर सेकेंड। अबे यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर से। अब हमारा जो ट्रक है वो इधर जा रहा था, लेकिन उसने ब्रेक मारी तो रिटार्डेशन इधर हुआ उसका, तो सूडो फोर्स इधर लगेगा। देखो सूडो फोर्स क्या होता है? सूडो फोर्स वो होता है जो अगर कभी कोई बॉडी किसी बॉडी के सरफेस पे रखी जाए, उसके अंदर रखी जाए, और वो सिस्टम रिटार्डेट या एक्सेलरेट, यानी उसके अंदर एक्सेलरेशन होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ चेंज इन स्पीड, द चेंज इन वेलोसिटी। डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ भाई, रिटार्डेड ट्रक का रिटार्डेशन इस तरफ हुआ है भाई, ब्रेक मारी होगी ना, तो सूडो फोर्स इधर लगा, और सूडो फोर्स इधर लगा तो हमारा ब्लॉक या हमारा ग्रिडर धीरे 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 आगे खिसकेगा। बोलो आगे आगे खिसकेगा भाई। जैसे हमने पहले पढ़ा था पिछले क्वेश्चनों में कि मान लीजिए कि हमारे पास ट्रक इधर भाग रहा है, ट्रक इधर एक्सेलरेट हो रहा है, तो इस पे रखा हुआ ब्लॉक जो है, इस पे सूडो फोर्स इधर लगेगा। तो जिस तरफ हमारे सिस्टम के ऊपर जिस पे वो रखा हुआ है,
जिसके ऊपर वो रखा हुआ है। अगर वो कार, वो ट्रेन, वो ट्रक, अगर वो इधर एक्सेलरेट हो रहा है तो सूडो फोर्स इधर लगेगा, और अगर हमारा रिटार्डेशन इधर हो रहा है, एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, तो सूडो फोर्स इधर लगेगा। तो सूडो फोर्स की वजह से हमारा ब्लॉक धीरे धीरे, हमारा ग्रिडर धीरे 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 आगे खिसकेगा। सवाल यही पूछा हुआ है कि साहब वो कितने टाइम में रुके, कितने टाइम मतलब कितना धीरे 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 आराम आराम से करके रुके ताकि ग्रिडर पे सूडो फोर्स ना लगे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है what is the minimum time in which a truck can stop without a grider moving forward, कि भाई वो आगे नहीं चलना चाहिए। अच्छा, अगर वो आगे नहीं चलना चाहिए तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये सूडो फोर्स के लिए मैंने तुम्हें पहले भी बताई है, ये m इंटू ए होती है। m क्या होता है? मूविंग ऑफ अ बॉडी, और एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल। याद है हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, मास ऑफ अ बॉडी, और एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ अ व्हीकल। तो m इंटू ए की वैल्यू, बिकॉज वो आगे नहीं चलना चाहिए, m इंटू ए की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? m इंटू ए की वैल्यू होनी चाहिए सर इस पे लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स के। सिंपल है, इस पे लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स के। यहां लिख देता हूं, देयरफॉर for no forward motion of grider, for no forward motion of a grider के मोशन ना होने के लिए f की वैल्यू m a के बराबर होनी चाहिए। m ऑफ क्या? m ऑफ अ बॉडी, और a क्या? a ऑफ अ व्हीकल। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? होता है म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू क्या भैया लोग? यहां पे एन ऊपर लगाया तो एम जी कहां लगा? नीचे। एम किसका? मास ऑफ अ बॉडी। हाँ, ग्रिडर का मास दे रखा है क्या? है ये तो दे नहीं रखा, नहीं दे रखा तो कोई नहीं, काट देंगे। एम ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ व्हीकल इक्वल्स टू म्यू इंटू एन का वैल्यू एम ऑफ किसका? बॉडी। सर बार बार बॉडी क्यों लिख रहे हो? क्योंकि यार यहाँ पे लिख रहा हूं क्या है, तो एम ऑफ बॉडी से काट दिया, तो एक्सेलरेशन ऑफ व्हीकल कितनी आ गई? कितनी आ गई बच्चों? ये आ गई म्यू इंटू जी। म्यू क्या है? म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ट्रक जो है वुडन फ्लोर का है, जो बिकॉज ट्रक का जो स्ट्रक्चर होता है, जो पीछे जिसके अंदर सामान रखते हैं, वो लकड़ी का ही तो होता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ व्हीकल विल बी म्यू विद द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टील एंड वुड इज 0.5, तो ये हो गया 0.5, और जी की वैल्यू होगी 9.8। तो ये मेरी एक्सेलरेशन ऑफ व्हीकल आ गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी क्या? हाँ सर, बिकॉज ट्रक को क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। यानी जब भी मैं इसको किसी फॉर्मूले में डालूंगा उसको मैं माइनस साइन रखूंगा, ठीक है। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग फॉर ट्रक। अब बात कर लेते हैं ट्रक की। ट्रक के लिए v इक्वल्स टू u प्लस ए टी मैंने इक्वेशन लगाई, बिकॉज मुझे क्या करना है? टाइम निकालना है कितनी देर में ट्रक रुक जाए, और रुक गया तो भाई वो जीरो हो गया, भाई उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, तभी तो रुक गया। u क्या है सर? u था सर वो 20 था। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू सर ये है, लेकिन मैं माइनस रखूंगा सर इसको। माइनस क्यों रखोगे भाई आप? माइनस इसलिए रखूंगा सर कि ये रिटार्डेशन है। तो t क्या आ गया? टाइम आफ्टर ट्रेवलिंग दैट डिस्टेंस ट्रक विल स्टॉप। तो t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? t की वैल्यू की 20 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 9.8, इट कम्स आउट बी 4.08 सेकंड। मैथ्स तो तुम कर ही लोगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एंड जेई टाइप क्वेश्चंस। ये उन एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वही जेई और नीट टाइप क्वेश्चन है, नोट कीजिए। Okay, moving to the next question. इसमें लिखा है a metallic block of mass 2 kg is placed on a horizontal surface. The block just begins to slide as the plane surface is inclined at an angle of 15 degree. Calculate the coefficient of friction between surface and the block. Is a very simple question. This question is based on a direct logic of कंसेप्ट। हम लोगों ने, शायद आप लोगों ने ध्यान होगा, हमने सीबीएसई क्लास में पढ़े थे। हमने दो टर्म पढ़ा था, एक पढ़ा था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एक पढ़ा था एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है बच्चों। एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है जितने एंगल पे हमारी बॉडी स्लाइड करना जस्ट स्टार्ट करती है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास इंक्लाइन प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को मैं थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए मैंने कोई पेन को यहां पे रख दिया है ना, अब मैंने पेन तो सारा ठीक नहीं रहेगा, पेन नहीं, मोबाइल रख लेता हूं, मोबाइल रख लेता हूं। तो मान लीजिए मेरे पास इंक्लाइन प्लेन है और मैंने बोला क्या ये बॉडी इस पर स्लाइड करे? आंसर नहीं। हमने कहा थोड़ा सा इंक्लिनेशन कर दो, स्लाइड करा नहीं। हमने इंक्लिनेशन करा, स्लाइड करी नहीं, स्लाइड करा, अब स्लाइड करना शुरू हुआ। इस एंगल पे, जिस एंगल पे आपका बॉडी इंक्लाइन सरफेस पे मूव करना, स्लाइड डाउन करना शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ रिपोज। और उसको बोला मिनिमम एंगल। क्यों? क्योंकि सर इतने एंगल पे तो वो स्लाइड डाउन कर ही रहा था, इतने में करेगा? हाँ सर इस पे तो करेगा। तो मिनिमम एंगल किस पे होगा? मिनिमम एंगल कौन सा होगा? ये एंगल जिस पर स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट हुई है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। और क्वेश्चन में देखो यही बोला हुआ है कि यहां पे
The block just begins to slide down as the plane surface is inclined at 15 डिग्री। भाई साहब 15 डिग्री देखो, मैंने पहले भी बताया था, लास्ट टू न्यूमेरिकल्स में बताया था कि भाई 10 15 कैसे लिखूंगा। मैंने बताया आपको कि 10 15 का वैल्यू 10 45 माइनस 10 30 से निकलेगा और इसकी वैल्यू आएगी 0.2679। अभी तक तो आधे से ज्यादा बच्चों को ये याद भी हो जाता है। बच्चा कहता है सर बार बार कहां 10a माइनस भी निकालता जाऊंगा, मैं सीधा 0.2679 याद कर लूं, कर ले तो 0.27 कर ले, इतना भी सही है भाई, इतना भी चलेगा, ठीक है। याद नहीं करना मतलब ठीक है, वो याद हो गया, एक्चुअली रट्टा थोड़ी ना मारते हैं फिजिक्स में यार, याद हो गया। चलो तो सवाल क्या लिखा है, सवाल लिखा है कि वो एंगल बताओ। तो भैया हमें पूछा हुआ है एंगल ऑफ रिपोज, एक्चुअली हमें दे रखा है, सॉरी, एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज रखा कितना यहां पे 15 डिग्री। ये जो बात बोली हुई है ना, ये है एंगल ऑफ रिपोज, द एंगल एट विच, लिख भी देता हूं लो सर, द मिनिमम एंगल, रादर द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, minimum angle of inclination at which sliding just starts is called angle of repose। तो एंगल ऑफ रिपोज रखा है यहां पे कितना 15 डिग्री। अगर आपको याद हो मैंने अपने थ्योरी लेक्चर में सिखाया था कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये एंगल मेरा एंगल ऑफ रिपोज है, यहां पे मेरी एक बॉडी है और इन दो सरफेसेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू है, तो tan phi की वैल्यू किसके बराबर होगी, tan phi की वैल्यू बराबर होगी म्यू के, वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड दी surfaces in contact। तो हमें वही निकालना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड दी ब्लॉक। तो सर म्यू का वैल्यू क्या आ गया, या क्या सर 10 15 बोले तो 0.2679 या राउंड ऑफ करके 0.27। दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए अगला सवाल जो आ रहा है बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 15। ये सिंपल सा सवाल है वैसे। इसमें लिखा है बॉडी इज रोलिंग ऑन अ ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इट कम्स टू रेस्ट। तो वो चल रही है कितने से, 1 मीटर पर सेकेंड से, और 5 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, उसके बाद तो रेस्ट पे आ गई। तो मेरे लिए u कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड, v कितना है 0, डिस्टेंस कितना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस रादर मैं इसको बोल सकता हूं। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्यों बोला, बिकॉज ये वो डिस्टेंस है आफ्टर ट्रेवलिंग दैट द बॉडी विल कम्स टू रेस्ट। सवाल पूछा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखो ऐसा है कि सवाल में हम लोगों को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए यानी कि मुझे म्यू निकालने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन से डिवाइड करना पड़ता है। ये तो होगा बिकॉज एफ का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एन होता है। एफ का फॉर्मूला म्यू एन होता है, तो म्यू का फॉर्मूला कितना आ गया, एफ बाय एन। ये क्या है मेरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब मेरे पास एफ नहीं है, मेरे पास एफ नहीं है, मेरे पास एन भी नहीं है, बिकॉज मेरे पास मास भी गिवन नहीं है। तो मैंने क्या डिसाइड किया, पहले मैं इसके लिए इक्वेशन लगा लेता हूं कि फॉर बॉडी विच इज रोलिंग, फॉर बॉडी विच इज रोलिंग, जो बॉडी रोल कर रही है उसके लिए मैं इक्वेशन लगा रहा हूं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। v की वैल्यू 0, क्यों, बिकॉज वो फाइनली रेस्ट पे आ गई है। u की वैल्यू 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू a की वैल्यू नहीं पता, डिस्टेंस की वैल्यू पता है 5, तो -1 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। दिस इज द एक्सेलरेशन और बेटरली कॉल्ड एज रिटार्डेशन, बिकॉज बॉडी धीरे 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 करके रुक रही है, और जब बॉडी धीरे धीरे करके रुकेगी तो रुक गई, तो उसका मतलब है वहां पर रिटार्डेशन नहीं हो रहा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर कोई बॉडी रुक रही है, मतलब बॉडी का मोशन इस तरफ हो रहा है, बॉडी का मोशन लेट सपोज इस तरफ हो रहा है, और बॉडी का मोशन इस तरफ हो रहा है, उसका फोर्स लग रहा है F इक्वल्स टू ma, और पीछे इस पे फोर्स लगा F, तो F की वैल्यू ma के बराबर होगी, तभी तो बॉडी रुकी होगी। यानी अगर मैं निकालना चाहूं फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला था F इक्वल्स टू म्यू एन, और इसकी वैल्यू m इंटू a के बराबर भी तो होगी, है ना। अब अगर मेरे पास m की बात करते हैं, m तो हमारे पास है नहीं, तो इसको मैंने लिख लिया -m/10। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू -1/10 थी, तो जो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना आ गया, -m/10 न्यूटन। या फिर मैं इसको m/10 से मैं मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूं, तो मेरे पास मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, m/10 न्यूटन। सही है। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। तो g की वैल्यू क्या है, g की वैल्यू 10 है, तो कितना आ गया 10 इंटू m। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आ गया, ये आ गया m/10 डिवाइड बाय 10m, m से m कट गया, कितना आ गया 1/100 यानी 0.01। दिस इज माय आंसर।
आप देख रहे हो कि जो वैल्यूज गिवन नहीं थी उनके बिना भी मैं सॉल्व कर सकता हूं, बिकॉज मैंने ये जो लॉजिक है वो डेवलप किया है कि फ्रिक्शनल फोर्स एफ म्यू एन के बराबर एम ए के बराबर, बिकॉज फोर्स का जनरल फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन होता है ना, तो इसलिए निकाल सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट जो सवाल है ये बिल्कुल एनसीईआरटी ड्रिवन एक क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में भी इस प्रकार के क्वेश्चन में हमारी बात की गई है, एनसीईआरटी में भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा हम लोगों को दिया गया था। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, रिपीटेशन ही हो जाएगा एक तरीके का। इसमें लिखा है बॉक्स है 20 किलोग्राम का, इज प्लेस इन द ट्रक हुज रियर साइड इज ओपन। यानी कुछ सिचुएशन ऐसी है बच्चों कि मान लीजिए कि हमारे पास ये ट्रक है और ये जो ट्रक है इसका रियर साइड यानी बैक साइड जो ओपन है, ओपन का मतलब कि सब खुला हुआ है पीछे से, और यहां पे मैंने एक 20 किलोग्राम का मास यहां पे रख दिया, बॉक्स रख दिया है। आगे लिखा है द डिस्टेंस ऑफ द बॉक्स फ्रॉम द ओपन एंड इज 2 मीटर। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 मीटर है। सवाल दिया गया द ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यूक्यू 0 ऑन अ लेवल रोड एंड एक्सेलरेशन इज गिवन एज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक कितनी है यहां पे, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक का मतलब हो गया मेरे लिए एक्सेलरेशन ऑफ व्हीकल, और ये वही क्वेश्चन है बेटा, इसमें स्टूडो लगने वाला तुम्हें सबको पता है। अगर ट्रक उधर एक्सेलरेट कर रहा है तो इस पे 20 किलोग्राम के मास पे सूडो फोर्स इधर लगेगा क्या, इस पे सूडो फोर्स लगेगा, और सबको पता है सूडो फोर्स की वैल्यू होगी मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ व्हीकल इन एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक, यानी कि AT एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। AT लिख दे, ए व्हीकल लिख दे, क्या फर्क पड़ता है यार। मास कितना होगा, 20 किलोग्राम होगा, तो 20 इंटू MT होगा, 20 इंटू ATT होगा। AT एक ही नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। अच्छा, इस वजह से इसमें यहां फ्रिक्शन लगनी शुरू हो जाएगी F, और F का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू एन, एन की वैल्यू क्या होगी mg, तो म्यू mg। सवाल क्या पूछा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर द बॉक्स विल फॉल फ्रॉम द ट्रक। कितनी दूर जाके जब ट्रक कितना आगे चला जाए ताकि वो जो बॉक्स है वो पीछे गिर जाए। तो सारी बात छोड़ो, एक काम करो, एक चीज निकाल लो, तुम बस ये निकाल लो कि कितने टाइम में वो ब्लॉक गिरेगा, वो इतना निकाल लो, कितने टाइम में वो ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। तो हमने कहा कि साहब कितने टाइम में ब्लॉक नीचे गिरेगा ये मैं निकाल लेता हूं। क्या मुझे पता है इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है, हाँ इस पे नेट फोर्स लग रहा है सूडो फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैं यहां लिख रहा हूं नेट फोर्स, सॉल्यूशन लिख रहा हूं यहां पे, नेट फोर्स ऑन बॉक्स। तो नेट फोर्स ऑन बॉक्स विल बी व्हाट, सूडो फोर्स यानी m इंटू AT माइनस म्यू m इंटू g। m कॉमन निकाल लिया, कितना आ गया है, AT माइनस म्यू जी। क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, हाँ दे रखा है ये कितना है 0.2 और जी कह रहा है 9.8। वैसे 10 लेते तो थोड़ा आसान हो जाता, पर चलो ठीक है कोई नहीं। तो मास ऑफ बॉक्स 20 मल्टीप्लाई बाय 80 कितना है 4 माइनस म्यू कितना है 0.2 इंटू 9.8। मैं इसलिए कह रहा था कि अगर मान लीजिए जी की वैल्यू 10 होती ना तो बड़ा सिंपल कैलकुलेशन हो जाता, बट चलो कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है सॉल्व करके वो आएगा 40.8 न्यूटन। दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉक्स। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स कितना होगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है नेट फोर्स अपॉन में मास। भाई फोर्स अपॉन में मास होता, लेकिन यहां पे फोर्स जो है वो 2 लग रहे हैं, तो नेट फोर्स अपॉन में मास लिख दिया। नेट फोर्स कितना है 40.8, मास कितना है यहां पे 20, यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया, ये आ गया 2.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी आप देख रहे हो कि हमारा जो बॉक्स है वो 2.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से पीछे जाना शुरू कर चुका है। अब अगर ये बॉक्स m मास का इतनी एक्सेलरेशन से पीछे जा रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, गिर जाए 2 मीटर का। तो डिस्टेंस तेरे पास है, u पहले 0 था, एक्सेलरेशन तेरे पास है, तू टाइम निकाल लेगा। तो मैं लिखा रहा हूं फॉर बॉक्स, कैलकुलेशन किसके लिए कर रहा हूं, फॉर बॉक्स। तो फॉर बॉक्स s इज इक्वल टू कितना होगा ut प्लस हाफ t स्क्वायर। अब बताओ बॉक्स कितना पीछे चले कि वो गिर जाए, सब 2 मीटर चला लो उसको। तो मैंने s की वैल्यू कितनी रख दी, 2 रख दी। बॉक्स इनिशियली रेस्ट पे था तो u इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू 2.04 आपने बताई सर इंटू टी स्क्वायर। आपको साफ दिखाई दे रहा है इक्वेशन क्या बन गई, 2 इक्वल्स टू कितना, इसे काट दिया, ये कितना आ गया 1.0 इंटू
टी स्क्वायर। तो अगर मैं यहां से टी की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो आप कर सकते हैं, इसलिए मैं सीधा लिख देता हूं टी की वैल्यू आ जाती है यहां से 1.4 सेकेंड। मैथ से तो कर ही लोगे। टी की वैल्यू कितनी है यहां पे 1.4 सेकेंड, यानी पीछे जाके गिरने में इसे कितना टाइम लगा, पीछे जाके गिरने में इसे 1.4 सेकेंड का टाइम लगा। जब पीछे जाके गिरने में से 1.4 सेकेंड का टाइम लगा, यानी मेरे पास वो टाइम आ गया जितनी देर में वो ब्लॉक गिर जाएगा। अगर इतने टाइम में मैं ये निकालूं कि ट्रक कितना चला, भाई 1.4 सेकेंड में ये बॉक्स इस ट्रक से नीचे गिर जाएगा। मुझे ये निकालना है कि इतने टाइम में ट्रक कितना चला, बिकॉज क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि बताओ वो टाइम, हमें पूछा गया था, हमें पूछा गया था बताओ वो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है जो ट्रक चले ताकि वो गिर जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम निकालना चाहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक ड्यूरिंग दिस टाइम, during this time as box will fall, because box क्या कर जाएगा, बॉक्स तक गिर जाएगा। तो कितना आ गया, st यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u किसकी, ट्रक की इनिशियल, a किसकी, ट्रक की। सर बोलो तो सही, यहां पे कंफ्यूजन क्या थी, यहां क्या था, u क्या था, बॉक्स का, एक्सलेशन किसका था, बॉक्स का, डिस्टेंस ट्रेवल कितना था, बॉक्स का, यहां किसका है, सबका, ट्रक का। बट टाइम सेम होगा बिकॉज उतने टाइम में वो गिर जाएगा। तो यहां सीधा वैल्यू डाल देता हूं मैं, यहां गया 0 प्लस हाफ, एक्सलेशन ऑफ ट्रक रखा था 4 और टी स्क्वायर यहां से या फिर 1.4 का मैं स्क्वायर लिख लेता हूं। ये सॉल्व करके आता है 3.92 मीटर। तो आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3.92 मीटर बाय ट्रक, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉक्स विल बी 2 मीटर विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.04 मीटर पर सेकंड, द बॉक्स विल फॉल ऑफ द ट्रक। ठीक है, तो ये हमारे लॉज ऑफ मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड दीज आर नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एंड नीट आल्सो। सो थैंक यू सो मच, अगले चैप्टर में मिलते हैं, बाय बाय।